हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। आज का जो वीडियो होने जा रहा है ये होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1, जो सीटेट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके एनालिसिस पे बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ पेपर 1 के जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन कराते समय ही मैं जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा, जिससे उसके आसपास का आपको समझने में आसानी हो। अब इतना टाइम नहीं बचा है जिससे कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ पाएँ, तो जो लोग अब से तैयारी करने के लिए जा रहे हैं वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हुए भी उनको हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा। आसपास की चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये पेपर 1 के बारे में ही जो क्वेश्चंस है उनको मैं कराऊंगा। पेपर 2 जो जूनियर लेवल का होता है उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो आप जानते हैं चाइल्ड पेडागोजी में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत आसान होते हैं। पेपर 1 में तो इनका लेवल बहुत आसान होता है 30 क्वेश्चन। जो पेपर 2 होता है उसका थोड़ा मॉडरेट होता है। ठीक है, तो ये 90 नंबर में ये 30 नंबर 25 से 30 नंबर बहुत आसान पूछे जाते हैं। इनको आप डायरेक्टली करके एनालिसिस के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आरटी एक्ट पे। आप जानते हैं आरटी एक्ट गवर्नमेंट द्वारा 2009 में पास किया गया था। आरटीई 2009 में पास किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन तक मतलब क्लास 8 तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए प्रेरित करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। देखिए, आरटी एक्ट गवर्नमेंट द्वारा जब पास किया गया था इसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 21A इसके अंतर्गत रखा गया और इसमें टोटल 38 सेक्शंस होते हैं। 38 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये कंपलसरी किया गया है कि जो 6 साल से और 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और अगर कोई स्पेशल एबिलिटी का चाइल्ड है तो उसको 6 साल से 18 साल तक के एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। आरटीई बेसिकली इसलिए इम्प्लीमेंट में लाया गया क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस से बच्चे आते हैं। कुछ बहुत गरीब होते हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको पढ़ाने के लिए उनकी क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन दिया जाए। ये हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट है कि उसे एजुकेशन मिले। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है कि उसे एजुकेशन मिले और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पास किया था कि उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए 6 से 14 साल के बच्चों को, जो बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब होता है जो क्लास 8 तक का एजुकेशन है उस तक की बात करता है, जिससे हमारी कंट्री की जो शिक्षा दर है उसको और अच्छा किया जा सके। अब देखिए, आरटी एक्ट में कुछ प्रोविजंस डाले गए थे। उन प्रोविजंस में ही टीचर्स के लिए भी कुछ निर्देश थे। आरटी एक्ट के थ्रू टीचर्स को ये निर्देश दिए गए थे कि जो टीचर है उनको कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। उसके अंतर्गत उनको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना होगा। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो एक पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी क्लास में मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश करना होगा कि सारे बच्चे जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं उनका एडमिशन कराया जाए और उनको जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिक शिक्षा है, वो उन तक उन बच्चों को सहूलियत दी जाए कि वो इन एजुकेशन को पा सकें। ठीक है, दूसरा अगर मैं पॉइंट में बात करूं तो दूसरा है कि टीचर्स को पूरे करिकुलम को एक फिक्स टाइम पे उसको कवर करना है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की जो क्षमता है, उसको एसेस किया जाए, उसको जांच किया जाए कि बच्चे सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, हर टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो नए नए कल्चर्स को नए नए प्रोग्राम के थ्रू उन कल्चर्स को अपने अंदर अडॉप्ट कर पाएँ, नई नई चीज़ें सीखें। आरटी एक्ट में ही
जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, जो बच्चों को सज़ा देने के लिए बहुत एक्सट्रीम जो सज़ा दी जाती थी, उसको पूरी तरह से बैन किया गया था। जो पूरा फोकस है वो बच्चे को समझाने के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने पे इस पूरे आरटी एक्ट को दर्शाया गया कि बच्चे, जो टीचर है वो बच्चे को सज़ा दे करके, पनिश करके ना उनको सिखाए, बल्कि उनके अंदर वो भावना जगाए, उनके अंदर जो लर्निंग की एबिलिटी है, जो क्षमता है, उनको डेवलप करे। आरटी एक्ट जो है ये हर एक चाइल्ड का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा। यहाँ पहला पॉइंट, इसका आंसर भी फर्स्ट पॉइंट ही होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आरटी एक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोमोट करता है। इसके अकॉर्डिंग, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन या शिक्षा उसे प्रोवाइड की जाए। उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसका धर्म कोई भी हो, उसकी कास्ट या जात पात कोई भी हो, लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है, उसके बावजूद उसे ये अधिकार है कि उसे एजुकेशन सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाए। तो इसका आंसर होगा, आरटी एक्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। देखिए, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे को उसके कास्ट, क्रीड या रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग कर देना, ठीक है, सेपरेट कर देना। तो ये तो आरटी एक्ट प्रमोट करता नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मुख्य धारा का जो शिक्षण है, उसके लिए भी आरटी एक्ट प्रमोट नहीं करता है। ये बेसिक एजुकेशन की बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन तक सबका ये राइट है और उसकी बात करता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्ट एडवोकेट किस चीज़ को करता है, तो इसका सबसे एप्ट जो ऑप्शन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी एक तरह का इंक्लूसिव एजुकेशन को ही कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो एक साथ आ करके पढ़ें, ठीक है। आरटी एक्ट की वजह से जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या इकोनॉमिकली जो वीकर बच्चे हैं, जिनका पारिवारिक स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, उन बच्चों को भी एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, एजुकेशन वो प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। डैश की जगह पे ये चार ऑप्शन में से भरना है, तो आपको दिख सकता है कि ये चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्लूजन। देखिए, एक फिलॉसफी क्या है कि हर एक बच्चे को ये उसका ये अधिकार है, ये उसकी इक्वल राइट है कि वो हर स्कूल सिस्टम में शिक्षा ग्रहण कर पाए, ठीक है। और वो फिलॉसफी क्या है? वो फिलॉसफी है इंक्लूजन का, समावेशी शिक्षा का। इसमें धर्म, जात पात या उसका इकोनॉमिकली जो उसका पोजीशन है सोसाइटी में, उस पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। सारे बच्चों को एक साथ ला करके उन्हें शिक्षा का अधिकार देना, यही आरटी एक्ट में बताया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। ये कह रहा, अ टीचर शुड, एक टीचर को, एक शिक्षक को क्या ड्यूटी है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर। क्या ये किसी भी शिक्षक के लिए सही है, किसी भी टीचर के लिए सही है कि वो किसी विशेष कल्चर के बच्चों को ही प्रमोट करे या आगे बढ़ने में मदद करे? नहीं है ना। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? वो सारे बच्चों को बराबर मौके और बराबर उनके अंदर वो योग्यता जगानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़ पाएँ। तो टीचर को सिर्फ किसी खास कल्चर के बच्चों को प्रमोट करना, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग्स स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका जो कल्चरल डिफरेंस है, देखिए हर सारे बच्चे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, सारे बच्चे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग एक्सपीरियंस से बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। हमने डेवलपमेंट में, मैंने जब डेवलपमेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने समझाया था कि जो विकास होता है वो आसपास के माहौल पे भी असर
विकास का जो आसपास का माहौल का असर है वो विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी टीचर को उनके कल्चरल डिफरेंस जो है, उनके बीच का जो कल्चर का डिफरेंस है और या जो डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको इग्नोर करेंगे तो बच्चे के मन में उनके जो विकास है उसमें हम अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, अपना सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। ठीक है, इसका पॉइंट यही सही है, थर्ड पॉइंट इसका आंसर होगा थर्ड पॉइंट। ये कह रहा है कि जो टीचर है उसको, जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग पोजीशन से आए हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्शन के बच्चे हैं, उन सारे कल्चर्स के बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये एसेस करना चाहिए, ये हमें गहन जांच करना चाहिए कि कौन सा जो बच्चा है वो किस तरीके से उसका विकास हो रहा है और उसमें हमें उसी तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और चौथा है मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट। चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो बच्चों के बीच का कंपैरिजन है उसको बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चों को देखिए, बच्चे का दिमाग अलग अलग लेवल पे हो सकता है। डेवलपमेंट स्टेजेस हमने पढ़ा होगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें सब बच्चों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो अलग अलग स्टेज पे होता है। तो अगर हम एक दूसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो उसमें उन बच्चों के अंदर हीन भावना आने लगती है। जो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जो बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, जिनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्पीड से होता है, उनको हमें तारीफ़ें करनी चाहिए। लेकिन जो अगर बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है थोड़ा स्लो स्पीड से आगे बढ़ता है, जिनकी डेवलपमेंट की स्पीड स्लो है, अगर उनको हम तेज़ वाले बच्चे से कंपेयर करेंगे तो हम उन्हें अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे और उन्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे उनके शिक्षा में या उनके डेवलपमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। कोई भी बच्चे बहुत प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, देखिए इस 4 में से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है या एप्ट है। पहला कह रहा है दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। किताबों में जो फैक्ट दिए हुए हैं उनको याद कर लेना। देखिए, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? विकास है नई नई चीज़ों को सीखना है। याद करना को हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे वो बच्चे सीखेंगे नहीं, वो सिर्फ याद करेंगे। सेकेंड पॉइंट है दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कोई आंसर, उसको अपने कॉपी में ठीक उसी तरीके से कॉपी कर लेना, नकल कर लेना और लिख लेना। इससे बच्चे का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क। चिल्ड्रन जो हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ और टास्क में जो क्लास में कराए जाते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ऐसा करते हैं बच्चे तो उनका जो लर्निंग है वो बहुत प्रभावी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ कह रहा है द टीचर फुली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा था, मैंने वीडियो बनाया हुआ है डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट में जब बात कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टेजेस में सीखते हैं। एक स्टेज में जो सीखे हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अपने साथ ले करके अगले स्टेज में जाते हैं। ठीक है, सारे चीज़ को वो एसिमिलेट करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर उनका विकास अच्छे ढंग से हो पाता है। और बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो जो उनका दिमाग है वो नई नई चीज़ों को सीखे, कुछ गलतियां करें तो गलतियों से भी सीखें। तो इतनी फ्रीडम बच्चों को हमें देनी चाहिए। यहाँ पर चौथा पॉइंट कह रहा है कि टीचर को पूरी तरह से कंट्रोल क्लास में करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो वो नई नई चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, वो एक तरीके से सिर्फ उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा वो फॉलो करेंगे और फॉलो करने से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, उनको नई नई चीज़ों सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। अब डैश की जगह पे क्या हमें फिल करना है? देखिए
4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है बी डिस्करेज टू आस्क, उन बच्चों को रोकना, डिस्करेज करना कि वो क्लास में सवाल पूछें, ये सही तरीका है? बिल्कुल गलत है। नॉट बी अलाउड टू आस्क, उन्हें क्लास में सवाल पूछने को परमिशन नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, सवाल पूछने से उन्हें रोक देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बी एनकरेज टू आस्क, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो सवाल पूछें, जो भी उनके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, चीज़ें आप जब पढ़ाते हैं वो बच्चों के लिए नई चीज़ें हैं, ठीक है? जब वो नई चीज़ उनको वो सीख रहे हैं तो उनके अंदर स्वाभाविक है कि उनका जो जिज्ञासा है, उनके अंदर जो सीखने की इच्छा है, वो जानना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें जानना चाहते हैं। और जब तक हम उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे कि वो सवाल पूछें, क्वेश्चंस पूछें, तब तक वो बच्चे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो दिमाग की डेवलपमेंट है, वो अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए सवाल पूछने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स। देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग मतलब क्या होता है? एक सार्थक जो लर्निंग है, जो बच्चा सीख रहा है, तो उसका मीनिंगफुल मतलब ये हो गया कि वो सही ढंग से उस चीज़ों को सीख रहा है या नहीं, या उसका कुछ सार्थक चीज़ें वो अपने अंदर ग्रहण कर पा रहा है या नहीं, चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं। तो इनमें से 4 में से कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नॉट अ की प्रोसेस? ठीक है, पहला कह रहा है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। देखिए, एक बार में कोई भी चीज़ सफल नहीं होता है, उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और रिपीट करना चाहिए। तो ये एक सार्थक जो लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। बच्चा जब उसको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है, उसे नई नई चीज़ें जब हम सिखा रहे हैं, तो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेंगी और उन्हें कुछ दिशा दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम दिशा दिखाएंगे तो वो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अच्छे प्रभावी ढंग से उस चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये भी एक मीनिंगफुल जो लर्निंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तीसरा है एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जानना। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम अननोन टेरिटरी में है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में अलग अलग चीज़ों को देख करके, समझ करके अपने अंदर ग्रहण करना, एक्सप्लोर करना। और इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बात करना। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। डेवलपमेंट में आपने पढ़ा ही है कि जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन, एक दूसरे से बात करने से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। और चौथा पॉइंट है मेमोराइज एंड रिकॉल। इसका आंसर क्या होगा? चौथा। मेमोराइज मतलब याद कर लेना। याद कर लेने से हम एक मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई भी बच्चा नहीं बढ़ पाएगा। वो याद करेगा, उससे वो क्या सही है क्या गलत है, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रभावी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक है? अब कॉलम ए में पहला पॉइंट है गिफ्टेड, जो हमें हेरिडिटी के रूप में मिला हुआ है, ठीक है? इसको हमें मैच करना है इस 4 पॉइंट से। देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनकी जो लर्निंग एबिलिटी बहुत फास्ट होती है, वो लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, वो पढ़ने में, धारा प्रवाह पढ़ने में उनको कमी है, उनके अंदर कमी है, ये गलत होगा। वो गिफ्टेड हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी उनकी बहुत फास्ट है, ठीक है? कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली और एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। आप देख सकते हैं कि जो पहला है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके अंदर ये योग्यता होता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है? तो इसका 4th से मैच होगा। दूसरा है लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड मतलब कि जो सीखने में
उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो उस सीखने में योग्यता उनकी नहीं है अभी, तो उनके अंदर क्या होगा, दूसरे का ए हो जाएगा। लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, वो पढ़ने में उनको कमी आती है। तीसरा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव। देखिए, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से जो सॉल्यूशंस हैं उसको सोच सकते हैं, उसके बारे में उनका दिमाग क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो नई नई चीज़ें सोचते हैं उसके बारे में। और चौथा पॉइंट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, एडीएचडी है वो बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अटेंशन डेफिसिट होते हैं, मतलब उनके अंदर जो अटेंशन होता है, अटेंशन आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ पे जो फोकस होता है वो लैक करता है, उनके अंदर नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं, उनका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं। ठीक है, क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उनका जो फोकस है वो हमेशा इधर उधर बदमाशी में या इधर उधर उनका दिमाग भटकता रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजली, उनके अंदर ये आदत होती है कि वो बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका दिमाग बहुत इधर उधर बेचैन रहता है। ठीक है, ये मैच कराने पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है चिल्ड्रंस एरर, जो बच्चों की गलतियां होती हैं। अब सारे बच्चे गलती करते हैं, वो जब सीख रहे होते हैं तो उनसे गलतियां होंगी। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको मैच कराइए कौन सा सही है। पहला कह रहा है शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। हमें वो बार बार उन बच्चों को, अगर कोई बच्चा गलती किया है तो उसे तुरंत हमें सही कर देना चाहिए और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इनसाइड इनटू देयर थिंकिंग। जो चिल्ड्रन की जो गलतियां हैं वो उनके जो सीखने की, लर्निंग की जो जो उनका लाइफ चल रहा है, लर्निंग की जो फेज है उसमें वो गलतियां कर सकते हैं और इससे उनके जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो डेवलप होता है। तीसरा है आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कह रहा है कि जो चिल्ड्रन की गलतियां हैं, बच्चों की जो गलतियां हैं, ये महत्व नहीं रखती हैं टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में। अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, उस प्रोसेस में इसका कोई महत्व नहीं है चिल्ड्रन की जो गलतियां कर रहे हैं, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं। और चौथा है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर। और चौथा ये दिखाता है कि बच्चे की गलतियां ये दर्शाती हैं कि वो बच्चा जो है वो बहुत लापरवाह है, केयरलेस है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला सही होगा। आप जानते हैं कि जो गलतियां हैं ये लर्निंग का एक पार्ट है। डेवलपमेंट में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जब भी कुछ सीखते हैं, बच्चों को थोड़ी आज़ादी देते हैं, वो कुछ गलतियां करते हैं तो उनसे वो सीख लेते हैं। ठीक है, हमें तुरंत उन गलतियों को सही करके उनको बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उनका जो लॉजिकल डेवलपमेंट है वो इस तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। उन्हें वो आज़ादी मिले, वो गलतियां करें, उनसे सीखें और दोबारा जब उस काम को करेंगे तो वो गलतियां को वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो मूल्यांकन है ये टीचिंग और लर्निंग का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका यही आंसर सही हो जाएगा, 9th का फर्स्ट वाला। असेसमेंट जो मूल्यांकन है ये एक टीचिंग लर्निंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं और उसमें हम जो अध्यापक हैं या जो टीचर हैं वो एसेस करते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे जैसे कुछ बच्चे की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत स्लो होती है। तो अगर हम एसेस कर पाएंगे कि किस बच्चे की लर्निंग स्लो है, वो गलतियां कहाँ कर रहा है, तो हमें उस तरीके से उन्हें
हम डायरेक्शन दे सकते हैं और उससे वो अपना डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। असेसमेंट मूल्यांकन हमेशा उनके नंबरों के टर्म्स में करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कोई दो बच्चा है बराबर नंबर पाए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं वो सही या गलत, जैसे एक बच्चा है एक क्वेश्चन को सही किया है, दूसरे क्वेश्चन को गलत किया है, दूसरा बच्चा जो सेम नंबर पाया है वो दूसरे क्वेश्चन को गलत किया है और पहले क्वेश्चन को सही किया है, इस तरीके से उसके अंदर चेंज हो सकता है। तो सिर्फ मार्क्स के बिना पे, मार्क्स के अकॉर्डिंग उन बच्चों का असेसमेंट नहीं करना चाहिए, उससे हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क। ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्ज़ाम के आधार पे हम उन्हें असेस करें, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और चौथा है शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, ये एक अलग गतिविधि के रूप में हमें लेना चाहिए, ये भी पॉइंट सही नहीं है। सबसे सही तरीका है कि असेसमेंट जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है और उसमें टीचर को बराबर महत्व देना चाहिए, इससे बच्चों को समझ में आए, टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, जो कंस्ट्रक्टिव रचनावादी फ्रेम जो है उसमें लर्निंग क्या है। ठीक है, आपने अप्रोच ऑफ पेडागोजी, जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि अप्रोच ऑफ पेडागोजी में 5 पॉइंट आते हैं। 5 पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिविस्ट, दूसरा है कोलैबोरेटिव, तीसरा है इंटीग्रेटिव, चौथा है रिफ्लेक्टिव और पांचवा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, देखिए पेडागोजी इन 5 अप्रोच पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो रचनावादी है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। रचनावादी क्या होता है? इसमें होता है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना नहीं। कोई भी जो जानकारियां हैं उसे हमें गैदर करना, अपने अंदर उनको समाहित करना, ये तरीका सही नहीं है। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, अपने अंदर जो ज्ञान है उसको डेवलप करना, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट में बताया गया है। अब क्या रहा कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है उसमें लर्निंग क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय और इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है अपना पर्सनल जो प्रक्रिया है, हर आदमी का पर्सनल प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने का प्रोसेस है। तीसरा है अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके अनुसार हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। और चौथा कह रहा है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। इसका आंसर कौन सा होगा? 4th होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट अपने अंदर कैसे विकसित कर पाएंगे? जब आप बहुत एक्टिव होंगे और कैरेक्टर से आप सामाजिक होंगे, आप अलग अलग लोगों से बात करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 11th वाला, When teachers have positive beliefs about student and their abilities, the students, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में पॉजिटिव विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला पॉइंट, बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न। अगर टीचर किसी बच्चों में विश्वास करता है तो उससे बच्चों के अंदर क्या होता है? पहला कह रहा है कि बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और एफर्ट, सीखने का जो एफर्ट है वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, वो डीमोटिवेटेड हो जाता है, उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है, जो उमंग होता है, उसकी कमी हो जाती है। और स्ट्रेस्ड, जो
प्रेशर में आ जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। अगर टीचर में किसी बच्चे को लेकर के पॉजिटिव विश्वास है तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। चौथा है आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, जब आप अपना उदाहरण ले सकते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर आपको तारीफ मिलती है या आपको पता है कि सामने वाला मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि आप आगे और अच्छे ढंग से कामों को कर पाएँ। तो अगर कोई भी टीचर है उसके अंदर किसी भी बच्चे के लिए पॉजिटिव बिलीफ है, वो टीचर दर्शाता है कि मुझे उस बच्चे पर विश्वास है, तो उस बच्चों को टीचर के विश्वास से अपने अंदर प्रेरणा मिलती है और उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो और चीज़ें सीखे और अच्छे ढंग से अपने काम को करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। कोई भी टीचर जो है अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकता है, कैसे इनकरेज कर सकता है? चार ऑप्शन। पहला पॉइंट क्या रहा है, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक ही तरह के सवाल के बार बार आंसर देने के उन्हें मौके देना। दूसरा, एम्फसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। बच्चे के अंदर चीज़ों को समझ लेना या सीख लेना, याद कर लेना, इस चीज़ों पर जोर देना। तीसरा पॉइंट है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है, इसका आंसर यही थर्ड पॉइंट होगा, बच्चे को इनकरेज करना। ठीक है, जिससे कि जो बच्चा है वो अलग अलग सॉल्यूशन को ट्राई करे, अलग अलग तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस को करे, जिससे अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, उसका विकास बहुत तेज़ी से आगे होता है। 13, use of methods where learners own initiative and efforts are involved is an example of। देखिए, कोई भी ऐसा मेथड का इस्तेमाल करना जिसमें जो सीखने वाला बच्चा है उसका अपना इनिशिएटिव, अपनी पहल और उसका एफर्ट, अपना एफर्ट लग रहा है, उसका अपना प्रयास लग रहा है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पहला है डिडक्टिव मेथड, मतलब कि ऐसा मेथड, ऐसी विधि जिसमें वो डिडक्ट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ये आंसर गलत है। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड मेथड, मतलब सीखने की जो सेंटर्ड, अपने अंदर सीखने का एक तरीका है, हम उसको उस मेथड में डालेंगे, बिल्कुल गलत है। तीसरा है ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी गलत है। और चौथा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, चौथा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अपने अंदर का पर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा मेथड जो बच्चा अपना खुद का इनिशिएटिव ले रहा है, अपना खुद का पहल ले रहा है और खुद का प्रयास कर रहा है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि जो लर्नर है वो अपने सेंटर्ड मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट? ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किस प्रिंसिपल को, किस सिद्धांत को दर्शाता है? पॉइंट क्या है? स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजिली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। कोई भी स्टूडेंट जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये किस सिद्धांत को दर्शाती है? पहला पॉइंट, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। देखिए, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? दिमाग की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ज्ञान संबंधित जो डेवलपमेंट है, और इमोशन हमारी भावनाएं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो हमारे ज्ञान की जो भावना है और जो ज्ञान की जो हमारे विकास है और जो हमारे भावना है, ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो हमारे माता पिता से
हमें हेरिडिटी के रूप में कुछ योग्यता, गुण अवगुण मिले हैं, और जो हमारे आसपास का माहौल है ये अलग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, और चौथा है कोग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। इसका आंसर होगा फोर्थ पॉइंट, कि जो हमारे दिमाग का डेवलपमेंट है, ज्ञान से संबंधित जो डेवलपमेंट है, और जो हमारे भावना है, ये अलग नहीं किए जा सकते, ये एक साथ आगे चलते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की मैंने सेपरेट में वीडियो बनाई है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये दो ऑप्शन के बारे में, जो दूसरा है और तीसरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। सामाजिकरण, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, सोशलाइजेशन 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, उसको आप आराम से पढ़िए तो उसमें आपको समझ में आएगा सोशलाइजेशन क्या है। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। सोशलाइजेशन मतलब होता है कि हम समाज में लोगों से इंटरेक्शन करके, बातचीत करके अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से सोशलाइजेशन एजेंसी, माध्यम कौन सा है, प्राइमरी, जो सबसे पहले आता है। तो स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया और फैमिली। सबसे पहले किसी भी बच्चे का प्राइमरी जो सोशलाइजेशन एजेंट है वो है उसका परिवार। वो अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। प्राइमरी की बात कर रहा है तो वो फैमिली हो जाएगी। 16 मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियागेट्स थियरी इज दैट। देखिए, जीन पियागेट थियरी आप जानते होंगे। जीन पियागेट थियरी कॉग्निशन डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉग्निशन डेवलपमेंट मतलब होता है किसी भी बच्चे का मानसिक रूप से डेवलपमेंट, उसके ज्ञान से संबंधित, इंटेलिजेंस से संबंधित डेवलपमेंट। अब जीन पियागेट थियरी में मेजर जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। जो बच्चे की थिंकिंग है वो एडल्ट से बेहतर है। दूसरा, चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो बच्चे की थिंकिंग है वो क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब बच्चे की थिंकिंग कम है एडल्ट से, या ज़्यादा है एडल्ट से। ठीक है, क्वांटिटी उसे ही तो कहता है। तीसरा है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है वो क्वालिटी, उसका अंतर होता है। जीन पियागेट थ्योरी जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते होंगे, जीन पियागेट के हिसाब से जो चिल्ड्रन और एडल्ट हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ कुछ क्वालिटी का डिफरेंस होता है। क्वालिटी इन सेंस कि बच्चे चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं या देखते हैं, और जो एडल्ट है वो अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है या देखता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो एडल्ट है उसका अनुभव जो है, इन्वायरमेंट, माहौल जो है उसका अलग हो सकता है। बच्चे लगभग सारे अनुभव एक जैसे होते हैं, अनुभव उनका बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को जो देखते हैं उसके हिसाब से उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, तो वो सिर्फ क्वालिटी में अंतर होता है। और चौथा पॉइंट है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ इन्फीरियर टू एडल्ट्स। जो बच्चे की थिंकिंग है वो एडल्ट के थिंकिंग से इन्फीरियर है, कम है। ये भी सही पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका अलग है, इसमें कोई सुपीरियर या कोई इन्फीरियर नहीं है। क्वेश्चन 17, जेंडर। जेंडर इज ए, जेंडर किसे कहते हैं। देखिए, 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, एक पुरुष और एक स्त्री। अब पूछ रहा है कि ये जो जेंडर है ये क्या है। एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, इसका साइकोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज की एक संरचना है। बिल्कुल सही है, जो जेंडर है ये एक समाज की संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, न कि ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, न ही साइकोलॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट है, न ही कोई बायोलॉजिकल निर्धारक है। ठीक है। देखिए, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जो इम्पैक्ट करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। आप जानते हैं समाज में ऐसी संरचना बनी है जिसमें हमने क्या किया है, जेंडर शब्द का इस्तेमाल करके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैटर्न सब अलग अलग कर दिया है, कि लड़कों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को किस तरह बिहेव करना चाहिए, जो मेल हैं फीमेल हैं उनके बीच का अंतर कैसे होना चाहिए। ये सब एक सामाजिक जो संरचना है उसके आधार पर किया गया है। ठीक है, तो जेंडर इज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। 18 क्वेश्चन,
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि टोटल 6 डेवलपमेंट के डोमेन हैं, ठीक है। 6 डेवलपमेंट के डोमेन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फिजिकल, हमारा जो शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास है। दूसरा है कॉग्निटिव, जो हमारे मानसिक विकास की बात करता है। तीसरा है मोरल, जो हमारा मोरल विकास की बात करता है। चौथा है सोशल, हमारे सामाजिक विकास की बात करता है। पांचवा है लैंग्वेज, जो हम भाषा सीखते हैं। और छठवां है इमोशनल, जो हमारे भावनाओं को का विकास जिस ढंग से होता है। ये 6 डोमेन आते हैं किसी भी डेवलपमेंट में, किसी भी विकास में, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रॉड डोमेन्स हैं, तो आप इसमें से देख लीजिए। पहला इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? हमारा जो बुद्धिमत्ता होता है, बुद्धि जो हमारा इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड ये 4 में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? देखिए, पहला कह रहा है कि इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हमारा जो बुद्धि है वो हमारे अनुभव के हिसाब से परमानेंट तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंस हमेशा बदलता रहता है, तो पहला पॉइंट तो होगा नहीं। दूसरा है इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी, जो हमारी बुद्धि है वो हमें हेरिडिटी के रूप में हमारे माता पिता से मिलती है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें माता पिता के से ज़्यादा इंटेलिजेंट जो हैं उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये एक हेरिडिटी का ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, ये बहुआयामी है, इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। जो बुद्धि है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ये इसका सही पॉइंट है, ठीक है। इसकी एबिलिटीज को हम पूरी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी टेस्ट के द्वारा। किसी बच्चे का रीजनिंग का जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है, किसी का लैंग्वेज पे, किसी का अलग अलग डायमेंशन में वो अलग हो सकता है। तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट से हम बता नहीं सकते हैं कि किसकी बुद्धि ज़्यादा है, किसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है। और चौथा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, जो इंटेलिजेंस है वो सोचने की योग्यता को बताता है, ये भी गलत है। कन्वर्ज और डाइवर्ज आप जानते होंगे। कन्वर्ज मतलब होता है अलग अलग पॉइंट एक जगह आ करके सिमट जाना, तो जो इंटेलिजेंस है वो एक जगह आ करके सिमटता नहीं है, कन्वर्ज इसी को कहते हैं, ठीक है। ये बहुआयामी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रंस आर सीन एज, किसी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? पहला, पैसिव इमिटेटर्स। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पैसिव की हम बात ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक्टिव एक्सप्लोरर्स, इसका आंसर यही होगा कि वो एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है? ऐसा एजुकेशन जो हमें आगे की तरफ बढ़ा रहा हो। और एजुकेशन जो आगे की तरफ कब बढ़ाएगा? जब हम बहुत एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, अपने अंदर उसको इकट्ठा करेंगे, उसे एक्टिव एक्सप्लोरर कहते हैं। और उसी की वजह से जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरा है ब्लैंक स्लेट्स। आप जानते हैं टेबुला रासा ने कहा था कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो एक सफ़ेद वाइट बोर्ड की तरह या एक स्लेट की तरह होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। वो नई नई चीज़ों को जो सीखते हैं उसी हिसाब से उनका विकास होता है। टेबुला रासा की ये थ्योरी थी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को हम ब्लैंक स्लेट बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, वो खाली एक बोर्ड नहीं है। और चौथा, मिनिएचर एडल्ट्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बच्चों को मिनिएचर एडल्ट्स नहीं कह सकते हैं। मिनिएचर मतलब होता है कि स्वरूप,
जैसे एडल्ट का छोटा स्वरूप, एडल्ट का छोटा स्वरूप हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जीन पियागेट थियरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनके सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है, क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, क्वांटिटी ठीक होती है, क्वालिटी अलग होती है। तो हम उन्हें एडल्ट का मिनिएचर या छोटा हिस्सा नहीं कह सकते। 21 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव गॉड्स्की लर्निंग इज, गॉड्स्की की थियरी क्या कहती है? देखिए, गॉड्स्की ने सोशियो कल्चरल थियरी दिया था, सोशल कल्चरल थियरी। गॉड्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, जो सीखना है, लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना, नई नई चीज़ों को सीखना। तो गॉड्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये सोशल कल्चरल की बात करता है, तो इसमें सामाजिक जरूर होना चाहिए। पैसिव एक्टिविटी, पैसिव मतलब जिसमें वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, निष्क्रिय है, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। तो ये भी जब पैसिव है तो उसे हम लर्निंग ही नहीं कहेंगे, ठीक है। अ कंडीशनड एक्टिविटी एक अनुबंधित गतिविधि है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। और चौथा है कि एक सोशल एक्टिविटी, आप नाम से ही जानते हैं कि गॉड्स की जो थियरी है वो सोशियो कल्चरल पे डिपेंडेंट है, तो ये जो एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक गतिविधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेज होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, जो हमारे बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। इन 4 को, पहला होता है सेंसोरी मोटर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें बच्चा सेंस के आधार पर, महसूस जो करता है उसके आधार पर उसका विकास होता है। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्री ऑपरेशनल उन बच्चों को इन कैटेगरी में रखा गया है जो 2 से 7 साल के एज के बीच के बच्चे होते हैं। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरा स्टेज जो है वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये होते हैं 7 से 13 साल के बच्चे। और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 13 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक चाइल्ड को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। देखिए, प्री ऑपरेशनल में बच्चे किस उम्र में होते हैं? 2 से 7 साल के बीच होते हैं। 2 से 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो सिंबॉलिकली सोच पाते हैं वो चीज़। अब 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो सिंबल्स को समझते हैं, कोई भी चिन्ह को समझना शुरू करते हैं। उनका जो थिंकिंग होता है वो सिंबॉलिकली होता है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, सिंबॉलिकली होता है, ठीक है। उनका जो थिंकिंग होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब कि वो जो सोचते हैं, दूसरा उस बारे में क्या राय रखता है या क्या सोचता है, इससे उन पर कोई असर नहीं होता है। वो अपनी सोच पर ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास बच्चों को खेलते हुए, तो वो अपने धुन में रहते हैं, कोई खिलौना है उसको लेकर के वो खेल रहे हैं, तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन उन खिलौनों का क्या उपयोग है या किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि जो एडल्ट हैं वो सोचते हैं, उनका उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक ईगो सेंट्रिक होता है, उनका अपने ऊपर, दूसरों पर, दूसरे के पॉइंट से उन पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, 2 से 7 साल के बच्चे का कोई गोल नहीं होता है, उसके ऊपर वो उनका
व्यवहार नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। डिफर्ड इमिटेशन, इमिटेशन मतलब होता है नकल करना। अब वो इस स्टेज में नकल नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना एक ईगोसेंट्रिक उनका बिहेवियर होता है। तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों को रिवर्स नहीं करना, इसका यही आंसर होगा, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। चौथा है सर्कुलर रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। सर्कुलर रिएक्शन मतलब होता है कि घूम करके आना। जैसे बच्चा कोई भी काम किया, आपने देखा होगा बच्चा कोई सामान उठा करके फेंक दिया, आप उठा करके उसे दे देंगे, वो वापस से उसको उठा करके फेंक देगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर रिएक्शन। वो रिपीट करता है जिसमें उसको अच्छा लग रहा होता है। तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। वो अपने थॉट को, अपने जो विचार हैं उसको वो बदलता नहीं है, वो ईगो सेंट्रिक होता है। अभी मैंने बताया ईगो सेंट्रिक होता है, उसको अपने विचार पे आगे बढ़ना पसंद होता है। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। इनमें से बच्चे का जो सीखने का और बच्चा और बच्चे के सीखने में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट है चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, गलत है। ठीक है, आप जानते हैं कि वो सिर्फ हेरिडिटी पे नहीं होता है, वो आसपास के माहौल पर भी बराबर असर होता है उनके डेवलपमेंट का, उनके मोटिवेशन पे। दूसरा है चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। चिल्ड्रन का जो इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड है वो उसको निर्देशित करता है कि उनको मोटिवेशन मिल रहा है और उनके जो सीखने की कैपेबिलिटी है वो उस पर निर्भर होती है। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे के सीखने में उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है, आसपास का एक्सपीरियंस असर डालता है, हेरिडिटी डालता है, और साथ में ही जो वो जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रह रहा है, उनसे वो किस तरीके से चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। किसी बच्चे को अगर मोटिवेशन देना है तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए या पनिश करना चाहिए, या तो उन्हें अवार्ड देना चाहिए या उन्हें सजा देना चाहिए, इससे वो बच्चे मोटिवेशन उन्हें मिलेगा। बिल्कुल गलत है। रिवॉर्ड देना या पनिश देने से बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो एक ढर्रे पे आगे बढ़ने लगेगा। फिर बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए। चौथा है ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे जो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, इसका आंसर जो होगा ये फोर्थ पॉइंट होगा, सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। इस उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका जो रिवॉर्ड है, जो पनिशमेंट है, या फिर हेरिडिटी है, इसका असर नहीं होता। सब बच्चे समान स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। कोई भी छोटा बच्चा है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, जब वो बड़ा हो रहा होता है तो चीज़ों को देख करके उसके अंदर इच्छा जगती है उस चीज़ों को जानने की, सीखने की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। 24 क्वेश्चन है देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रॉस डेवलपमेंट से फाइन डेवलपमेंट की तरफ होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट पे। देखिए, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो टोटल, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है प्रॉक्सिमो डिस्टल या फिर सिफालो काउडल। इन सब चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में टोटल 5 डोमेन हमें पढ़ाए जाते हैं। 5 डोमेन पढ़ाए जाते हैं। पहला होता है ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तीसरा होता है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर। चौथा इसमें होता है सिफालो काउडल, सिफालो काउडल। और पांचवा होता है
प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये 5 डोमेन है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो पहले जो बड़े बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हाथ है, हैंड है या लेग है, इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है फिंगर्स, जैसे उंगलियां हो गई, ठीक है। तीसरा है सेंसरी, सेंसेस, महसूस जो बच्चे कर पाता है, टच का या फिर चोट लगने का, ये तीसरा। चौथा सिफालोकॉर्डल में आता है, हेड टू टो का डेवलपमेंट होता है, हेड से टो के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन और डेवलपमेंट बताता है। सिफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों। हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, ये 6 से 12 साल के बच्चों के बीच होता है। और पांचवा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये होता है सेंटर से बाहर की तरफ। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप जानते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 25, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप जानते हैं, उसमें होता है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड, उसके बाद से होता है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद से एडोलसेंस। इसमें पूछ रहा है कि एडल्टहुड, ठीक है, जब बच्चा वयस्क हो रहा है तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। ये होता है 13 से 17 साल के बीच में, 13 से 17 साल के बीच में। अगला क्वेश्चन फिर से जीन पियागेट, अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट, जीन पियागेट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, अब ऑप्शंस दिया हुआ है, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। पहला कह रहा है कि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कैन बी कंट्रोल्ड टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। बच्चों के बिहेवियर को अच्छे से एक निश्चित तरीके से हम कंट्रोल किया जा सकता है या करना चाहिए। जीन पियागेट ने ऐसा कहा, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से बिहेव और किस तरीके से सीखना है, ठीक है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उन्हें कुछ अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दे करके, या उन्हें अगर बुरा काम करते हैं तो पनिश करके, ठीक है, दंड करके। ये भी जीन पियागेट अपने थियोरी में ये भी नहीं बताते हैं। देखिए जीन पियागेट इन तीनों पॉइंट को नहीं कहता है। चौथा पॉइंट क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, कि ज्ञान को सक्रिय रूप से वो अपने अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, जैसे जैसे वो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, आसपास के माहौल को उसको देख करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो जीन पियागेट का यही थियोरी था। जीन पियागेट की थियोरी का मैंने वीडियो सेपरेट में बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। 27 गॉड्स्की थियोरी के ऊपर है। गॉड्स्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज प्राइवेट स्पीच, डिस्टॉर्टेड स्पीच, प्रॉब्लमेटिक, इगोसेंट्रिक स्पीच। देखिए गॉड्स्की के हिसाब से जो बच्चे खुद से बात करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। डिस्टॉर्टेड स्पीच नहीं कह सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते हैं, ईगोसेंट्रिक नहीं कह सकते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत स्पीच होता है, वो खुद से बात करता है, उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। 28 एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। देखिए आपने सुना होगा कि जो वीमेन है उनको पिंक कलर, जो लड़के हैं उनको ब्लू कलर, ठीक है। एक रंग को एक जेंडर से जोड़ देना,
किसी ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम है, जैसे खाना बनाना और नौकरी करना, इसको एक जेंडर से जोड़ देना, ठीक है। किसी कलर को एक जेंडर से जोड़ देना, किसी कपड़े को एक जेंडर से जोड़ देना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रूढ़िवादी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। ये जेंडर का रूढ़िवादी मानसिकता दर्शाता है। ये समाज ने इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया था और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है समाज। In an elementary classroom, it is important to dash the experience that a child brings with her. इसका ऑप्शन होगा, किसी भी एलिमेंट्री क्लासरूम में 8वीं तक के कक्षा में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे अपने साथ एक्सपीरियंस लाते हैं, अनुभव लाते हैं, उसको निगलेक्ट कर देना बिल्कुल गलत। हर बच्चों का अनुभव अलग अलग होता है, तो उसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इग्नोर कर देना उसको बिल्कुल गलत। बिल्ड ऑन, ठीक है, उन अनुभव को संचय करना, ये इसका सही ऑप्शन है। डिनाई कर देना, हटा देना, ये भी गलत ऑप्शन है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंस शुड नॉट स्टील द ड्रग, ठीक है। एक बच्चा ये आर्ग्यू करता है, ये तर्क रखता है कि जो हेन्स हैं उनको दवा नहीं चुरानी चाहिए। मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ, एक ऐसी दवा जो उनकी वाइफ को बचा सकता है, बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, वो अगर देखता है हैंस को कोई चीज़ चुराते हुए, दवा चुराते हुए, वो दवा जिससे उनकी वाइफ बच सकती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जो चोरी है वो एक गलत प्रक्रिया है, कभी चुराना नहीं चाहिए और चुराने से वो जेल में भेजा जा सकता है। तो कोलबर्ग जो कि मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिए थे, उनके हिसाब से बच्चे को किस स्टेज में रखना चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा है, उसको सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऑफेंस है, एक ये गलत काम है और इससे हमें सज़ा मिलती है, ठीक है। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चोरी है ये पनिशमेंट और ओबीडियंस का एक पार्ट है। चोरी करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, हमें जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। बच्चा उस स्टेज में है, ठीक है। अगर बच्चा और ज़्यादा, उसकी जो समझ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चा ये तर्क करेगा कि वो चुराना सही है या नहीं है। लेकिन जब बच्चे को ये इस स्टेज में है जिसमें उसे लगता है कि चोरी करना गुनाह है, पाप है और इससे उसको सज़ा मिलेगी, तो उसको हम किस स्टेज में रखेंगे? उसे रखेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ ख़त्म होते हैं। ऐसे ही और वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैं करूँगा। फिर भी सेपरेट वीडियोस चाइल्ड पेडागोजी के मैंने बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।